सबसे पहले आपका तो सक्सेस कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। ये हैं हमारे आसिफुर रहमान सर। वर्तमान में ये ज़िला दरभंगा कुशेश्वर स्थान में कार्यरत हैं और पेशे से एक सरकारी शिक्षक हैं। इनसे हम शिक्षा के मुद्दे पर कुछ बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी सरकारी शिक्षक हैं, इससे पहले आप प्राइवेट टीचर थे, एक निजी टीचर थे। तो आपने अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना किया, कितना संघर्ष किया, आप उनके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इस मंच पे हमको इनवाइट किया। देखिए, एज ए प्राइवेट टीचर और एज ए गवर्नमेंट टीचर बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग तरीके से सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप किसी निजी संस्था में काम कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ें अलग होती है। फिर जब अभी मैं 1 साल से इस गवर्नमेंट सेक्टर में आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले जो चैलेंजेस होते हैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आकर के, वो होता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं, प्राइवेट संस्था में हैं, या जैसे मैं प्राइवेट कॉलेज में था, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक स्टूडेंट को कहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना ही एक टीचर का मकसद होता है। सिर्फ एजुकेशन देना नहीं, ऑल राउंड डेवलपमेंट की सारे क्षेत्र में वो कामयाबी हासिल कर सकें। उसके लिए वहाँ पे सारे टूल्स होते हैं हमारे पास। लेकिन अभी 1 साल से जब हम सरकारी स्कूल में हैं तो वहाँ पर जो हमको सबसे बड़ी दुश्वारी हो रही है वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है कि जो टीचर अभी आए हैं, नए हैं या पुराने हैं, वो चाहते हुए भी वो बहुत सारे काम ऐसे नहीं कर सकते हैं जिनसे उन बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या कहते हैं, जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं उसमें हमारे पास टेबल बेंच नहीं होते हैं, बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है, या फिर ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, या ब्लैक बोर्ड होता भी है तो ऐसी कंडीशन में नहीं होता है कि मतलब उस पर हम कुछ सही तरीके से लिखा सकें या पढ़ा सकें। और आप भी एक कोचिंग चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्लास में और कुछ हो ना हो, अगर हम कहते हैं कि TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसमें अगर सबसे पहली चीज़ आती है वो ब्लैक बोर्ड है। क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आप किस माध्यम से बच्चों को ओरली कितना बता पाएंगे। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना सरकारी टीचरों को अभी करना पड़ रहा है। वैसे सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जाए। इस क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल में भी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे सरकार को अभी फुलफ़िल करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, ख़ास करके सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे होते हैं, जो गाँव के होते हैं, उनका पूरा जो ये होता है वो सरकारी स्कूल पर ही डिपेंड होते हैं। वो ज़्यादा ना तो अच्छी कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर स्कूल में टीचर हैं और TLM अवेलेबल नहीं है तो वो चाहते हुए भी अपना काम नहीं कर पाते। इस तरीके से छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए जितना हमसे हो सकता है वो हम अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे बेहतर ही होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जो भी चीज़ बता रहे हैं वो बिल्कुल आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल हमारे दिमाग में एक सवाल बहुत दिन से था और जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जैसा कि आजकल का जो दुनिया है मॉडर्न होते जा रहा है और आजकल जितने भी टीचर हैं खास करके उनको किताबी ज्ञान, जिसको हम बुकी नॉलेज कहते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आज के दौर में हम जितने भी टीचर हैं अब बच्चों को मॉरल एजुकेशन से दूर कर रहे हैं? क्या अभी वर्तमान के समय में मॉरल एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है? देखिए, जो आपने सवाल किया उसमें बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और ये इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इंटरनेट के आने के बाद से हमारी और चीज़ें बहुत बेहतर हुई है। जैसा आपने कहा कि टूल्स भी हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई है कि मोरल एजुकेशन की तरफ से हमारा ध्यान हटता जा रहा है, चाहे वो निजी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो। हम एजुकेशन को सिर्फ जब तक क्या कहा गया कि मैं उनका नाम नहीं याद आ रहा जिन्होंने कहा है कि अगर हम समाज में ऐसी शिक्षा देंगे कि उससे रोज़गार पैदा किया जा सके या फिर नौकर पैदा हो सके, तो अभी जो एजुकेशन दी जा रही है वो सिर्फ एक ऐसा कि हाँ, इस एजुकेशन को पाने के बाद हमको रोज़गार मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अभी ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कर लेता है तो उसका मकसद क्या होता है कि B.Ed करने के बाद हमको नौकरी करनी है, उसके बाद हमको एक रोज़गार मिल जाएगा। B.Tech कर रहा है, उसके बाद वो सिविल इंजीनियर बनेगा, कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाएगा। नॉर्मली 99.9% लोगों का जो मकसद होता है कि एजुकेशन के ज़रिए हमको रोज़गार हासिल करना है, जबकि एजुकेशन का मतलब रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से जैसा आपने कहा कि पहले मोरल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। एजुकेशन इंसान को इंसान बनाने के लिए दिया जाना चाहिए जो पहले होता था, और वहीं से ये कमी थोड़ा सा फ़र्क पैदा कर रही है जो अब बहुत बड़ा हो गया है कि मतलब चाहे मैंने कहा ना कि इसमें गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल का कोई भेदभाव नहीं है। मोरल एजुकेशन से
हम बहुत दूर होते जा रहे हैं और इस बात की ज़रूरत है कि हाँ, जो नई चीज़ें हैं, इंटरनेट है या फिर उसको आईसीटी कह लीजिए आप, उनसे हमको रूबरू कराते हुए बच्चों को मोरल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि जो मेन मोटो है एजुकेशन का कि इंसान को इंसान बनाना, एक अच्छा शहरी बनाना, यही मोटो है ना एजुकेशन का कि एक अच्छा शहरी बनाना है, ताकि वो अपनी जो जिम्मेदारी है समाज के तय उसको पूरा कर सके। लेकिन अगर मोरल एजुकेशन पे हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हम सिर्फ अपने समाज में नौकर पैदा करेंगे, जिम्मेदार शहरी पैदा नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जैसे कि मोरल एजुकेशन से दूर होने का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं मोबाइल की लत है? आजकल जितने भी बच्चे आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मोबाइल की लत में डूबते जा रहे हैं। मोबाइल का एक नशा सा छाया हुआ है, चाहे वो सोते हुए हो, चाहे वो खाते हुए हो। तो इस तरह के नशा को, और ख़ास करके आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कितने साल से कितने साल तक के बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि हम मोबाइल पर एजुकेशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वो मोबाइल का मिसयूज़ कर रहा है या वो यूज़फुल कर रहा है मोबाइल का। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर होती है तो डिपेंड करता है उसके यूज़ पे कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से सिर्फ नुकसान ही होता है, मोबाइल से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है और कब करना है और कब तक करना है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आपका सवाल है कि मोबाइल किस उम्र में बच्चों को देना चाहिए, तो ये समझने के लिए जाहिर सी बात है वो बच्चा एक ऐसी एज का हो कि उसको ये समझ हो कि मोबाइल का कितना यूज़ करना है। तो जाहिर सी बात है इब्तिदाई जो तालीम होती है या जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं या अंडर 10th अगर बच्चे हैं, मुझको नहीं लगता है कि मोबाइल की ऐसी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत होती है बच्चों को। लेकिन मसला क्या है कि इसमें हम सिर्फ बच्चों की गलती नहीं देंगे। मैं इसमें ये नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करूँगा कि अपने ही घर पे हम देखते हैं, अपने पड़ोस में देखते हैं कि बच्चा अगर रो रहा है, मम्मी क्या करती है, मोबाइल उसके हाथ में दे देती है कि वो चुप हो जाए। बिल्कुल ठीक है। बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है या किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, क्या करते हैं, हम उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो होती है वो गार्जियन की होती है कि गार्जियन अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि बिना, हम लोगों ने ऐसा बना लिया है कि मोबाइल के बिना दुनिया नहीं है। ठीक है, बहुत पुरानी बात नहीं करूँगा, क्रिकेट सारे लोग देखते हैं, सारे लोग जानते हैं, इंडिया में क्रेज़ है। विराट कोहली को सब जानते होंगे और MS धोनी को भी सब लोग जानते होंगे। अभी रिसेंटली एक हफ़्ते पहले विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं MS धोनी को अगर 99 बार कॉल करता हूं ना तो मुश्किल से वो एक बार मेरा फ़ोन पिक करते हैं। ठीक है, और एक बार BCCI ने MS धोनी को एक बार फ़ोन दिया था अलग से कि ये फ़ोन तब उठाना है, इस पर रिंग हो, इसका मतलब कि हमको कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि MS धोनी इस दुनिया से गायब हैं, दिखते भी हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो हमारी गलती है कि हम मोबाइल को अपनी निजी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी कर लिया है हमने कि अगर एक दिन के लिए हमारे मोबाइल से इंटरनेट चला जाता है तो हमको लगता है कि मतलब पता नहीं पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई है। बस ये है कि उस मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, निगेटिव इस्तेमाल भी उसका हो सकता है, लेकिन मेन सवाल जो आपका था कि किस एज में देना चाहिए, उस एज में जा कर के देना चाहिए जब एकदम ज़रूरी हो और बच्चे को उसके सही और गलत के इस्तेमाल का फ़र्क पता हो। जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते होंगे कि इससे पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, फिर भी हमारे पुराने ज़माने के लोग ऐसे थे जो साइंटिस्ट बनते थे, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कि अगर मोबाइल नहीं था तो लोग कुछ नहीं बनते थे। बहुत बड़े बड़े आदमी बने, बहुत बड़े बड़े हस्ती बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही मोबाइल आया तो मोबाइल ने हमारे दुनिया को आसान बनाया, लेकिन जितना आसान बनाया उतना ही हमें वो हमारे मॉरल एजुकेशन हो या हमारे संस्कृति को लेकर के वो कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेल रहा है। इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते कि पहले नहीं था तब भी लोग जी रहे थे और अब है, अब अगर इस्तेमाल ना करें तब भी जी रहे। इसमें एक बेसिक सा फ़र्क ये है, फॉर एग्जांपल पहले लोग कुएं से पानी पीते थे तब भी लोग ज़िंदा रहते थे, तालाब से पानी पीते थे तब भी ज़िंदा रहते थे। अभी के टाइम में भी तालाब है, कुआं है कुछ जगह पे, क्या आप पानी पी के सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें टाइम के साथ बदलती हैं। अगर पहले नहीं था, उन्होंने तब भी तरक्की की क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। हो सकता है कि उनके पास रहता तो अभी जितना उन लोगों ने काम किया, हो सकता है उससे 90% ज़्यादा काम कर लेते वो लोग। हाँ, अभी है हमारे पास, लेकिन हम जो इससे पहले ही सवाल में मैंने कहा कि
जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं उसका गलत इस्तेमाल आप ज़्यादा करने लगेंगे तो वो आपको जो मेन मोटो होता है या जो मेन ऑब्जेक्टिव या एम्स है आपका, वो उससे आपको दूर कर देता है। अभी आपने कहा कि हमारी संस्कृति पे इसका बहुत असर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी संस्कृति ख़राब हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं इंटरनेट पे जो ना चाहते हुए भी आपको देखना पड़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब खोलें, आपको कोई ऐसा ऐड दिख जाएगा, आप बच्चे के साथ देख रहे हैं तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हुई हैं उसकी वजह से, लेकिन हम उसको कंप्लीट दोष नहीं दे सकते। जैसा मैंने कहा कि अगर हमको सही और गलत का पता हो कि हम इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तौर पे कैसे करें, गलत तौर पे कैसे करें, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस उसके सही गलत के इस्तेमाल को हमको समझने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें टाइम के साथ बदलती है और हमको बदलना भी ज़रूरी है टाइम के साथ साथ, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मेंटल एज होता है, जो मानसिक आयु की बात करते हैं, तो उसमें जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मोबाइल का डिमांड अभी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ख़ास करके गांव में तो एक प्रचलन बन गया है कि जितने भी बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स से यह डिमांड रखते हैं कि अगर आप हमें मोबाइल देते हैं तो हम पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनेंगे। लेकिन कहीं अगर मैं पढ़ाई का लेवल देखूँ तो जिस तरीके से मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के असर को लगातार गिराते जा रहा है। हालाँकि वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ने में करेंगे और उनके पेरेंट्स मान भी जाते हैं। तो कहाँ तक उस बच्चे की जो अभी स्थिति बन रही है, कमज़ोर स्थिति बन रही है पढ़ाई में, उसके पेरेंट्स जो है वो कहाँ तक जिम्मेदार हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की ही होती है। अगर मैं कहूँ कि गलती अगर किसी की है तो पेरेंट्स की है। जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही कहा कि अगर कोई परेशान करता है तो हम उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। तो होता क्या है कि अब बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने अचानक से मोबाइल देख लिया, उन्होंने अपने पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल देखा है पहले से। उन्होंने देखा है कि हमको टाइम ना दे करके मम्मी मोबाइल देख रही है, पापा मोबाइल देख रहे हैं। हो सकता है आपने ये कहानी सुनी हो, रियल स्टोरी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था कि एक मदर एंड फादर बैठे हुए थे, मम्मी टीचर थी, वो कॉपी चेक कर रही थी बच्चों का। उसमें लिखा हुआ था कि आप, एक क्वेश्चन था कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग जवाब लिखा था, उसका आंसर दिया था कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ते पढ़ते वो रोने लगी। तो उसके हस्बैंड जो बगल में बैठे हुए काम कर रहे थे, उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ, तो बोला कि क्वेश्चन है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। इस लड़की ने लिखा है कि मैं फ्यूचर में स्मार्टफोन बनना चाहती हूँ। तो अच्छा, तो उसके बाद पूरा पढ़ा, उसने लिखा था उस बच्ची ने कि मैं फ्यूचर में स्मार्टफोन इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्यार करते हैं तो वो स्मार्टफोन को करते हैं। वो ऑफिस से आते हैं, उसके बाद सारा समय उनका स्मार्टफोन पे गुजरता है। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं जितना वो अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ देखते हैं। जितना ख्याल वो मोबाइल फ़ोन का रखते हैं उतना हमारा ख्याल नहीं रखते। ना तो वो उनको गिरने देते हैं, उसको लैमिनेट करा के रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में स्मार्टफोन बनूँ ताकि मेरे मम्मी पापा भी मुझसे उतना ही प्यार करें। तो उसके हस्बैंड को बहुत अच्छा, कौन है ये बच्चा? तो उसने कहा ये हमारी बेटी है। तो बस इतना है। इस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे ख्याल से बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे कि अगर हमारे पेरेंट्स ने ही हमको इस कगार पे पहुंचाया कि हमने अपने बच्चों को आदी बना दिया है, हम अपने घर में फ़ोन इस्तेमाल करना अगर कम कर देंगे, अगर बच्चा शुरू से देख रहा है कि हमारे पापा आते हैं उसके बाद मोबाइल चलाते हैं, बच्चा भी बैठ करके बगल में मोबाइल देख रहा है और अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है उसको दूसरा मोबाइल थमा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप एक एज पे आने के बाद जब उसकी आदत हो जाती है उस बच्चे को, जब वो स्कूल आने लगता है तो जाहिर सी बात है उसको मोबाइल की ज़रूरत होती है, उसको रील देखना है, उसको इंस्टाग्राम चलाना है। तब क्योंकि वो उस एज तक आते आते ही सारी चीज़ें जान चुका होता है, रील्स बनाने के बारे में जान चुका होता है, फेसबुक लाइव कैसे किया जाता है वो जान चुका होता है, ट्विटर पे क्या ट्रेंडिंग है वो जान चुका होता है। और तो इसमें कमी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स की है। अगर पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें कि हमारा बच्चा मोबाइल किस पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहा है, हम बच्चे को मोबाइल क्यों दें। हज़ारों शोध हो चुके हैं जिसमें छोटे बच्चों के लिए मोबाइल बहुत ख़तरनाक बताया गया है, लेकिन तब भी हम नहीं ध्यान देते। हम अपनी ज़िम्मेदारी से हटने के लिए मोबाइल बच्चों को देते हैं और बच्चे उनके आदी हो जाते हैं। फिर वो बोल देते हैं कि अगर आप मोबाइल दीजिएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे और मोबाइल से अच्छी पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और जब तक
बीच में लॉकडाउन हुआ था, चीज़ें ऑनलाइन हुई थी, उस टाइम ठीक था। अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है, ऑफलाइन पढ़ाई तमाम शुरू हो चुकी है, तो हमको नहीं लगता है कि मोबाइल बच्चों को देने की कोई ज़रूरत है। क्योंकि अगर बच्चा शुरू में ये सारी चीज़ें देखेगा, और देखिए रील्स पे आपको क्या दिखता है, आपको फहश चीज़ें दिखती है, आपको ज़्यादातर गलत चीज़ें दिखती हैं जो ट्रेंड होती है एंटरटेन के लिए, तो बच्चा उसी को देखते देखते ही वैसा बनेगा ना, फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करेगा बच्चा। तो बस यही कमी है। बस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल कम दें, समय पे, जैसा हमने स्टोरी सुनाई कि थोड़ा सा अपने काम से फ्री होने के बाद बच्चों पे ध्यान दें, होमवर्क खुद से कराने की कोशिश करें। एक तो सबसे ये अलग ट्रेंड चल चुका है कि होम ट्यूशन, अगर होमवर्क बना दिया है कोचिंग में या स्कूल में, वो भी खुद से नहीं करवाएंगे, उसके लिए एक अलग टीचर रख लेंगे। मतलब अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने आंसर नहीं दिया कि मतलब घर पे आके ये पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है या उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें मोरल एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं, आपने कहा था, तो ये सारी भी कमी है। मोरल एजुकेशन से इसलिए दूर होते जा रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को टाइम ही देना छोड़ दिया है। तो जो टाइम हम बच्चों को देते थे, समझाते थे अच्छा है क्या है, बुरा क्या है, तो उस समय में तो बच्चा मोबाइल देखता है, तो वो अच्छा बुरा क्या सीखेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर देने के दरमियान आपने एक बात का जिक्र किया था, वो था कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन। तो आप अपने नज़रिए से क्या कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट है या ऑफलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट है? देखिए, इसमें लोगों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है, मतलब लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एजुकेशन मेरे ख्याल से, मेरी जो अपनी ओपिनियन है, ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम जब एक एज पे आ जाते हैं, हम ग्रेजुएशन कर लिया हमने, हम आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, हमको बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे मिल जाता है, लेकिन 1 to 10th ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे स्कूल में खास करके प्राइवेट स्कूल में ये काम हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि उसका ना तो कोई फ़ायदा हुआ, ना तो बच्चों की कोई प्रोग्रेस हुई, ना तो उनका ग्रोथ हुआ। ऑनलाइन से बच्चे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ऑनलाइन से बच्चे पढ़ नहीं सकते। एजुकेशन और ख़ास करके प्राइमरी एजुकेशन हमेशा ऑफलाइन होनी चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा मुद्दा से हटना चाहेंगे, और मेरा यह अगला जो है मुद्दा वो है कि गांव में खास करके इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत कम तरह आंका जाता है, इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, और जिसके चलते गांव के जितने भी बच्चे होते हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं, वो खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट में कमज़ोर रह जाते हैं। तो आप कहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचर पढ़ा रहे हैं या जो हायर एजुकेशन दे रहे हैं, किस टीचर को जिम्मेदार मानेंगे, या आप उनके पेरेंट्स को ही जिम्मेदार मानेंगे कि उन्होंने बचपन से उनके इंग्लिश के ऊपर ध्यान नहीं दिया? देखिए, सबसे पहली बात कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ लैंग्वेज को, ख़ास करके इंग्लिश को लैंग्वेज माना ही नहीं जाता। इंग्लिश को एक स्किल के तौर पे देखा जाता है। सबसे पहली बात, इसमें कोई वो नहीं है कि एज ए लैंग्वेज नहीं देखा जाता है हिंदुस्तान में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे कहीं और हो। इंग्लिश को स्किल के तौर पे देखा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप काबिल हैं, ठीक है। और जबकि इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमको, हर चीज़ में, हर जगह पे, चाहे इंटरनेट हो, कहीं भी हो, कोई बुक हो, जो अच्छी बुक हो आगे जा कर के वो इंग्लिश में ही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे कमज़ोर क्यों रह जाते हैं? कमज़ोर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमारी जो गाँव में जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसमें जो हमारे इंग्लिश के टीचर होते हैं वो खुद हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं नॉर्मली, ठीक है। पूरी क्लास में एक वर्ड नहीं होता है, सिंगल वर्ड नहीं होता है जो इंग्लिश में बोला जाए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि अभी इससे पहले, इस जॉब से पहले मैं मिल्लत कॉलेज में था, तो वहाँ की एक स्टूडेंट ने आकर के ऑफिस में कंप्लेन किया कि सर हमको समझ में नहीं आता है सर की लैंग्वेज। तो वो टीचर गुस्सा हो गए कि क्यों समझ में नहीं आता, घर पे भी तुम इंग्लिश में ही बात करती हो क्या? तो बोले नहीं सर, हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन आप लोग ना यहाँ वार्तालाप करते हैं, ठीक है। मतलब कि हिंदी भी ऐसी हो जो अब जो बोली जा रही है उसमें 90% चीज़ें तो इंग्लिश में होती है। तो अगर कोई इंग्लिश टीचर है तो ध्यान दें कि आपकी सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ा जाए। प्रोनाउंसिएशन की सबसे बड़ी दिक्कत है खास करके हमारे बिहार में और हमारे रूरल एरिया में। इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हमारे जो प्राइमरी टीचर हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया जाता, आगे जा कर के उसकी इंग्लिश वीक रह जाती है। फिर जब वो हायर एजुकेशन के लिए गाँव से बाहर निकलते हैं, शहर में निकलते हैं, तो वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जो CBSE बोर्ड से आते हैं, अदर बोर्ड से आते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है।
तो ज़रूरी है कि जो हमारे प्राइमरी टीचर हैं वो बच्चों के इस चीज़ पे ध्यान दें कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जा सके, उनका प्रोनाउंसिएशन बेहतर किया जा सके, उनकी इंग्लिश बेहतर की जा सके। क्योंकि अगर लैंग्वेज को एज ए स्किल माना जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्किल आती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी होगा, और कॉन्फिडेंस अगर है आपके अंदर तो आप उस सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में भी बेहतर हो सकते हैं। चलिए, एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जैसे कि बच्चों का रुझान इंग्लिश की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हालांकि जितने भी टीचर होते हैं सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, पढ़ाने का अंदाज़ होता है, जिसके चलते वो अपने स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को नोटिस किया कि अगर हम इंग्लिश का एक अलग टीचर रखते हैं और उनसे भी क्लासेस करवाते हैं तो अभी भी बहुत सारे बच्चों में जो है इंग्लिश को लेकर के एक डर सा बना हुआ है कि जब भी इंग्लिश की बात आती है और कोई अगर इंग्लिश बोल दे, जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल है, व्हाट्स योर नेम, तो इस तरह का भी क्वेश्चन किया जाता है तो बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी सिकन आ जाती है। बच्चे सहम जाते हैं कि अरे हमसे आपने क्या पूछ लिया, जो कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बच्चा जानता है इसके बारे में। लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाके में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है, तो वो डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल वो बोझ बना करके रखे हुए हैं, हवा बना करके रखे हुए हैं। तो एक टीचर के लिए क्या उचित बनता है कि वो अपने बच्चे को किस प्रकार इंग्लिश का नॉलेज दे ताकि बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जागृत कर सके? देखिए, इसका बहुत लंबा जवाब नहीं है, सीधा सा एक आंसर है। मान के चलिए एक गवर्नमेंट स्कूल को सामने रखिए, आपके गांव में, हमारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल भी है और एक प्राइवेट स्कूल कोई अच्छा सा सामने रखिए। दोनों की क्लास को क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ये मिलाइए कि क्या फ़र्क है दोनों में। आप क्लास फर्स्ट के बच्चों से जाकर के प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पूछिए कि व्हाट्स योर नेम, या क्या कहते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वो बच्चा खड़ा होकर के पूरा नाम सब कुछ इंग्लिश में आपको आराम से बता देगा। बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के जैसा आपने कहा कि व्हाट्स योर नेम इतना पूछ लीजिए तो वो नहीं बता पाएगा। फ़र्क क्या है, ऐसा नहीं है, दोनों गांव के ही बच्चे हैं। बस मैंने जो पिछला जवाब दिया कि हमारे टीचर की ऐसी गलती है कि प्राइवेट स्कूल में इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें ये कमी है। प्राइवेट स्कूल में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बस उस डर को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्लास 1 से ही इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दीजिए जो सब्जेक्ट है। अचानक होता क्या है, अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की 8वीं क्लास में जा कर के जो उस बच्चे की बुक है उसका ट्रांसलेशन तो छोड़िए, जो रीडिंग है वो नहीं आती है। वजह क्योंकि क्लास 1 2 3 4 5 उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अगर टीचर आया, उन्होंने खुद से पढ़ा, ट्रांसलेट किया, वर्ड मीनिंग लिखाया, चले गए। तो अगर क्लास 1 से ही आप इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो क्लास 2 3 4 आते आते इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो बस टीचर की जिम्मेदारी है कि क्लास 1 से ही जो उसकी बेसिक नॉलेज है वो देना शुरू कर दे बच्चों को। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह धीरे धीरे दूर हो जाएंगी बच्चों की। जी बिल्कुल, एक इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा अपना मानना है कि रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और साथ में जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह है वो वगैरह सब बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वो सही करते चले जाएंगे। चलिए थोड़ा सा मुद्दा से फिर से हटते हैं, भटकते हैं और चलते हैं एक अगले मुद्दे की तरफ। आप अपने गांव में देखते होंगे कि गांव बहुत बड़ा गांव है, अपना गांव इकट्ठा, और अपने गांव में ऐसी क्या कमजोरी है जिसके कारण बच्चे ज़्यादा शिक्षा में ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यूपीएससी की बात करूं या आईटी की बात करूं, जो भी एक गैजेटेड जॉब है उनको नहीं वो अचीव कर पाते हैं। इनके पीछे क्या कमजोरी हो सकती है? देखिए, ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि हमारे गांव में लोग कहते हैं पढ़ा लिखा गांव है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब नज़र उठा के देखते हैं तो जिस पोस्ट का आपने जिक्र किया वहाँ हमको एक सिंगल पर्सन नहीं दिखता है कि जो किसी बड़े पोस्ट पे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ वजह ये है कि हमारे पास इससे पहले की जो जनरेशन थी, ठीक है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मदरसे पे ज़्यादा फोकस रहा, मदरसे की तालीम पे ज़्यादा फोकस रहा इससे पहले। उसके बाद कुछ लोग थे जो मदरसे की तालीम से थोड़ा सा आगे बढ़े, बाहर जाने लगे पढ़ने के लिए। तो जो इससे पहले वाले सवाल, एक किसी सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि तालीम का मकसद क्या हो गया, रोज़गार हासिल करना। अभी बाहर तो ये चीज़ें बदली है, लेकिन हमारे गांव में ये चीज़ें अभी भी नहीं बदली है। कुछ ख़ानदान में, कुछ घरों में इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अभी हमारे पेरेंट्स 10th 12th कराते हैं, उसके बाद बच्चा किसी काम करने के लिए दिल्ली मुंबई चला जाता है। कोई ग्रेजुएशन भी करता है तो उसके बाद मकसद होता है कि हाँ, ग्रेजुएशन के बाद कोई छोटी मोटी कंपनी पकड़ ले,
उसकी वजह क्या होती है कि जब बच्चा 10th 12th कर लेता है, उससे आगे कोई गाइड करने वाला है ही नहीं। जो हमारे सीनियर हैं, जो हमसे भी ज़्यादा सीनियर थे, उन्होंने उससे आगे ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अभी जब हम लोग बाहर गए हैं तब जा कर के पता चला है कि अच्छा मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे भी ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में आ सकते हैं। ये तो हमको पता ही नहीं था। हमको तो पता था कि मदरसा में पढ़ करके बच्चा या तो मौलाना बन सकता है, इमाम बन सकता है। ठीक है, 10th 12th के बाद यहाँ इकट्ठा में नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, दरभंगा जाते हैं, दरभंगा में जाके तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, पटना चले जाते हैं, उसके बाद बीएड कर लिया, एसएससी की तैयारी के करने के नाम पे 5 साल निकाल दिया पटना में, क्योंकि उसको वही सारी चीज़ें मिली है। सही चीज़ है कि गाइडेंस नहीं मिला है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो बहुत आगे नहीं जा सके। लेकिन अब चीज़ें बदलेगी, एक नई जनरेशन है, लोग पढ़ रहे हैं। अब की जो जनरेशन आएगी, हमको पूरी उम्मीद है कि उसको एक गाइडेंस भी मिलेगी, आगे बढ़ने का तरीका भी पता होगा। और दूसरी चीज़ कि हम बहुत पिछड़े इलाके से हैं, अब जा कर के थोड़ा सा हम कनेक्ट हो रहे हैं, एक मेन स्ट्रीम में अब आ रहे हैं कि दिल्ली मुंबई जाना बहुत आसान हो गया पढ़ने के लिए, बेंगलोर जाना बहुत आसान हो गया, कोटा जाना बहुत आसान हो गया। ये पहले ये चीज़ें हुआ थी हमारे यहाँ, पढ़ने के लिए बेंगलोर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलेगी। बस एक कमी है, सही गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा कोई बताने वाला मिल जाए कि सही दिशा कौन सी है, तैयारी कैसे की जाती है। इंशाल्लाह हमारे गांव के बच्चे भी, मुझे उम्मीद है कि अब आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में। हाँ जी, बिल्कुल बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जैसे आप जैसे सीनियर अगर उनको सही गाइडलाइन देते हैं तो बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल कि पढ़ाई में राजनीति करना कितने हद तक सही है? एक कड़वी सवाल है, थोड़ा सा बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव लेंगे, लेकिन हालांकि मेरा ये जेन्युइन सवाल है आपसे कि पढ़ाई में राजनीति करना कितने हद तक सही है? देखिए, हम बिहारी हैं, ठीक है, और बिहार के बारे में एक बात कही जाती है कि हर बच्चा यहाँ पॉलिटिशियन होता है। ठीक है, कोई दो राय नहीं, हर चीज़ में पॉलिटिक्स होने लगी है। लेकिन अब के टाइम में एजुकेशन का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन जब से क्या बोलते हैं, कंपटीशन आने लगा है, ठीक है, मान के चलिए कोचिंग चल रहा है, दूसरा कोचिंग है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके एटीट्यूड को पसंद नहीं करते हैं, इसमें पॉलिटिक्स होने लगी है। लेकिन अगर एजुकेशन में अगर पॉलिटिक्स घुसेगा तो जाहिर सी बात है उसमें नुकसान आपका या उसका नहीं होगा, उसमें एजुकेशन का नुकसान होगा, पढ़ने वाले बच्चों का होगा। और जो चीज़ हम 5 साल में कर सकते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए हमको 10 साल लग जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी अच्छा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसमें बिना पॉलिटिक्स करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन सैड रियलिटी ये भी है कि हमारे यहाँ अब एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स होने लगी है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं। लोग अगर कोई अच्छा कर रहा है इसी फील्ड में, फॉर एग्जांपल आप अगर एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपका नाम ले रहा हूँ कि अगर आप एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, आपके यहाँ अगर 100-150 बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए, 100-150 बच्चे इसलिए तो नहीं आने लगे कि नरेंद्र सर बहुत स्मार्ट हैं या फिर उनका कोचिंग बहुत अच्छा है। जाहिर सी बात है, आप पहली बार एडमिशन के लिए बच्चे बुला सकते हैं। एक चीज़ होती है इनरोलमेंट और एक होता है रिटेंशन। दोनों फ़र्क क्या? इनरोलमेंट है, इनरोल तो आदमी एडवर्टाइजमेंट से कर सकता है, लेकिन बच्चे का वहाँ रुकना, जिसको रिटेंशन बोलते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। आप अगर एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो ही बच्चा अगले बैच तक रुकेगा, नहीं तो जब तक उसने फ़ीस दी है उसके बाद वो कोई और रास्ता देख लेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके यहाँ 150 बच्चे हैं, कोई दूसरा देख रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं होगा कि ये कैसे तरक्की कर रहा है, इसके यहाँ इतने सारे बच्चे कैसे हैं। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं उनको गिराने का। आप उसको नीचे कर रहे हैं, वो उसको नीचे दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को तो हानि पहुंचाती है, शिक्षा को भी बहुत पीछे की तरफ ले जा रही है और उसमें बच्चों का नुकसान होता है। तो सबसे दरख्वास्त है जो लोग ये वीडियो देखेंगे कि एजुकेशन को पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर रखना चाहिए। बाकी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन एजुकेशन को कम से कम पॉलिटिक्स से दूर रखिए। बाकी जहाँ करना है कीजिए। जी बिल्कुल, मेरा ये आपसे आखिरी सवाल था और आपने बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ दी हैं। और जाते जाते मैं भी यही कहूँगा कि ख़ास करके जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों से ख़ास करके कोई भी चीज़ बात हो, चाहे वो अच्छी बात हो या चाहे वो बुरी से बुरी बात हो या किसी पे तंज कसना हो, तो आप ख़ास करके अपने बच्चों से उन बातों को शेयर न करें, बच्चों से उन बातों को आप दूर रखें। हालांकि हमारे सामने हैं आसिफुर रहमान सर, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है। और जाते जाते मैं फिर से इनको बोलना चाहूँगा कि जब भी मैं इस तरह का शो ऑर्गेनाइज़ करूँ मैं आपको फिर इनवाइट करूँगा और आप आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।